वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को करने वाले हैं, जिसमें से वीकली फरवरी महीने के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इनसे पहले वाले वीडियोस में आप सभी लोगों ने जनवरी महीने के करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था और 4 वीडियोस में उसको कंप्लीट किया था। ऐसे ये वीडियो पूरी सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। आप में से अगर किसी भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए हो तो दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकता है और साथ ही साथ हमारी ये जो पूरी सीरीज है इसमें एमसीक्यू पहले कराया जाएगा और फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर्स बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे एमसीक्यू से, जो कि हमारे आज के करंट अफेयर्स से ही जुड़ा हुआ है, जो कि ये कहता है कि आपको इनमें से वो साइट्स को चुनना है जो कि इंडिया में इस समय रामसर साइट के रूप में दर्जा लिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि रामसर साइट ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को हमारे भारत में या पूरे विश्व में वेटलैंड डे मतलब कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो वेटलैंड साइट्स हैं आपको उसी पे ही बताया है, बताना है आपको इस तरीके से कि ये क्या एक रामसर साइट है या नहीं है, कोई भी इसमें से ये रामसर साइट है या नहीं। तो देखिए, चारों की चारों ही हमारी रामसर साइट्स हैं। इसमें आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि अभी 2 फरवरी का जो डे आया था उसमें हमारे इंडिया में जो पहले 85 रामसर साइट्स हुआ करती थी उन्हीं के साथ साथ वहां पर और नई रामसर साइट्स को ऐड कर दिया गया है, जिसके कारण अब हमारी जो रामसर साइट्स की जो टोटल स्ट्रेंथ हो गई है वो कितनी हो चुकी है? 89 हो गई है। इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में ही ये चारों साइट ऐड हुई है। ठीक है, आपको अब ये क्या पूछना है, आपको मतलब पूछा क्या जाएगा आपसे, एक तो ये जगह के नाम कहाँ पे ऐड हुई है, कौन से रीजन में है, ये सब चीजें पूछी जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत के अंदर रामसर साइट्स ऐड हो गई हैं तमिलनाडु की, क्योंकि यहाँ पर देखो आप तमिलनाडु की ही सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी, थेरा थांगल बर्ड सेंचुरी, दोनों तमिलनाडु की ऐड हो गई, जिसकी वजह से तमिलनाडु के अकेले के पास 20 रामसर साइट्स हो चुकी है। और खींच क्योपालरी और उधवाली ये सिक्किम और झारखंड के, सिक्किम और झारखंड का पहली बार रामसर साइट के रूप में दर्जा मिला है। मैं बात करूं आप इस साइट की, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ पहले। ये कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ये जो बर्ड सेंचुरीज हैं जहाँ पे आप बर्ड्स का अच्छा खासा देखोगे, ये बहुत अलग अलग टाइप की बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इसमें से जो सिक्किम की साइट है ये भी एक बर्ड सेंचुरी ही है, सिक्किम वाली, जिसके अंदर आपको यहाँ पर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों ही यहाँ पर जो धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। और उधवा लेक की बात करूँ तो यहाँ पर प्रवासी जो बर्ड्स होती है वो भी आपको काफी सारी देखने को मिलेंगी। रामसर साइट्स ना बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो तमिलनाडु के पास 20 हो गई हैं, उत्तर प्रदेश के पास 10 है, मतलब टॉप 2 की बात कर रही हूँ मैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 3rd नंबर पे आता है जिसके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है, क्योंकि यूके के पास सबसे ज्यादा है 176 और मेक्सिको के पास 144। लेकिन अगर मैं सिर्फ एशिया की बात करूं, एक जो महाद्वीप है मतलब कॉन्टिनेंट है एशिया, तो केवल वहीं की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, चाइना से भी ज्यादा। तो हमारे पास 89 रामसर साइट्स अभी हो चुकी हैं। और आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाएगा कि रामसर साइट्स के नाम बताने के लिए कौन सी है कौन सी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यूपी पीसीएस एग्जाम दे रही हो अगर, तो उसमें आप अपने यूपी की जो 10 रामसर साइट्स हैं इसको तो रट के जाइएगा, इसमें तो कोई अपना छोड़िएगा ही नहीं। ठीक है, तो रामसर साइट्स इस तरीके से ही आप लोगों को याद करनी है कि कितनी है कौन सी है। और साथ ही साथ जो रामसर साइट से होती क्या है, आर्द्र भूमि। देखो असल में ना हुआ ये था, इसके यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, ये इस तरीके का इसकी चीजें हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर एक जगह है, कहाँ पर? ईरान में। वहां पर एक पूरा कन्वेंशन हुआ था इन आर्द्र भूमि के ऊपर। तो इस आर्द्र भूमि के कन्वेंशन में ये हुआ था कि जो सभी कंट्रीज है ना वो अपने अपनी जो आर्द्र भूमियां हैं उनको कंजर्व करेंगी, ताकि वहां पर जो भी
जहां पर जल पक्षी आते हैं वो रह सके, जैव भौगोलिक क्षेत्रों को जैव विविधता वहां पे ला सके, उनको संकट की जो परिस्थिति है उससे बचाया जा सके, उनका नियमित रूप से देखभाल की जा सके, इसलिए किया गया था। तो इसलिए ही यहाँ पर अब भी हमारी इतनी ऐड हो चुकी हैं। और 1975 में ये जो पूरा साइन किया गया था ये इफेक्ट में लाया गया था, और वहां पे ये रामसर में हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर साइट्स के नाम से फेमस हो गया। भारत की पहली जो साइट इसमें जुड़ी थी वो थी केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान की, और चिलिका लेक उड़ीसा की। ये दो इसके अंदर सबसे भारत की पहली थी जो जुड़ के तैयार हुई थी। तो ये वाले फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बार का जो रामसर साइट का पूरा आयोजन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? ये आगरा में एक जगह है, पार्वती अर्गा, सॉरी आगरा नहीं, गलती लिख दी मैंने, अर्गा, पार्वती अर्गा एक जगह है गोंडा उत्तर प्रदेश में। वहां पर पूरा वेटलैंड्स का एक आयोजन किया गया है, ठीक है। भारत में भी तो करते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में भी करते हैं, भारत में भी करते हैं। कौन आयोजन कराया? MOEFCC, फुल फॉर्म एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इसका आयोजन किया था, और यही पूरा इसी में ही आयोजन करके इन चारों को भी ऐड कर दिया गया। और ये भी बोला गया है कि अमृत धरोहर जो इनिशिएटिव पहले से चलता आ रहा था हमारे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो यहाँ पर जो अमृत धरोहर का है ना, पिछली बार बजट में आया था 2023 के बजट में, तो उसको और अच्छे से ध्यान में दिया जाएगा। बाकी मैं बात करूं पार्वती अर्गा की, तो ये भी एक पार्वती और अर्गा दो ऑक्सबो लेक का मिलन यहाँ यहाँ पे होता है, यू शेप की लेक होती है, यहाँ पे मिलती है, वहीं पर इसका नाम रखा गया है। और बहुत बार वेटलैंड से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सभी लोगों को रामसर साइट, वेटलैंड, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करना होगा। चलिए हम ना अगले MCQ पे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो MCQ है वो किससे जुड़ा हुआ है? सो अगला क्वेश्चन है कि, पढ़ेंगे आप सभी लोग। पहला कथन कह रहा है कि भारत में जो दालों की कमी है लेकिन प्रोटीन की नहीं है, और दालों की मांग में प्राथमिकता है इसलिए वो कमी में हमें देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही लिखी हुई है दोनों चीजें। जो असर्शन और रीजन है, अभिकथन और कारण, दोनों ही बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में जो दालों की मांग है वो इतनी ज्यादा है जिसके कारण जो है हम लोगों को इसमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। इसीलिए जो है हमारे देश में पल्सेस के ऊपर अभी ही बजट के दौरान ये चीज लाई गई है। बजट के दौरान ये चीज बोला गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि आत्मनिर्भर भारत होना जरूरी है, लेकिन पल्सेस में भी, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और ये बोला है कि हम लोग जो पल्सेस है वो बाहर से मंगवाने की जगह खुद यहाँ पर ये बनाएंगे, और 6 साल तक का ये पूरा मिशन चलाया जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि 2029 तक आते आते भारत में दालों का जो हम आयात कराते हैं दूसरे देशों से वो हम रोक देंगे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सोच है ये वाली, क्योंकि जरूरत भी है इस चीज की हमारे देश में काफी ज्यादा। हम लोग पल्सेस का, आपको पता ही है, हर घर में हर रात को मम्मी कहते हैं ना, दाल बना दूं, दाल बना दूं। वैसे तो एक ये भी बात है कि बनाना भी बहुत आसान है, मुझे भी बहुत अच्छे से बनानी आती है, तो बनाना भी काफी आसान पड़ता है। और दूसरी चीज ये भी है कि उसमें मतलब प्रोटीन भी काफी रहता है, तो मम्मी भी यही बोलती है कि खा लो यार इसको, है ना। जैसे तुर की दाल है, उड़द, मसूर, ये सब। चाहे मुझे दाल बनानी आती हो, बट मुझे ये डिफरेंस अभी तक नहीं पता चला कि ये अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, इसमें डिफरेंस क्या होता है, कौन सी क्या होती है, ये तो मम्मियां ही जानती हैं सिर्फ हमारी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत के अंदर जो दालें हैं वो भी बहुत सारी प्रकार की हैं, और मध्य प्रदेश इसमें काफी हद तक जो है वो टॉप करता है, आप देख सकते हो ये पिक्चर भी। और भारत जो है वो इंपोर्ट कराने में इसमें यही चाहता है कि हमें इंपोर्ट कम से कम कराना पड़े, ठीक है ना। और इंपोर्ट कराने के लिए ड्यूटी फ्री हो जाए हमारे लिए। और सबसे ज्यादा हम लोग पता है कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं? मोजाम्बिक, तांजानिया, म्यांमार, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराया जाता है, जैसे मसूर की दाल हो गई। तो सरकार ने एक तो ये चीज शुरू कर दी है, ऊपर से हम लोग, आपको पता है, पल्सेस डे भी मनाते हैं। पल्सेस के लिए हम लोग एक अलग से
दिवस का भी आयोजन होता है। वो तो मैं आपको अगले जो है करंट अफेयर में कराऊंगी, क्योंकि वो 10 फरवरी को मनाया जाता है, तो मैं आपको करवाऊंगी अभी। ठीक है। और ये जो वर्ल्ड पल्सेस डे होता है, ये पेरू जो कंट्री है ना एक साउथ अमेरिका में, वो इस बार होस्ट करने वाली है। चलो वो मैं आपको अगले हफ्ते की करंट अफेयर्स में कराने वाली हूँ। बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स पे। मिथिला मखाने जो है, आपने नाम जरूर सुना होगा, मिथिला मखाने। तो ये मिथिला मखाने कहाँ से है जिनको जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाने जिनको जीआई टैग मिला है वो है बिहार से। मखाना सबने खाया होगा ना, कई बार इसको रोस्ट करके भी हम लोग खाते हैं तो काफी अच्छा लगता है। नेपाल की जगह से ये मिथिला शब्द आया, क्योंकि मिथिला वैसे तो बिहार में है, लेकिन नेपाल में भी काफी हद तक इसको जो है मखाने को कंज्यूम किया जाता है। इसे मखाने, हिंदी में या इंग्लिश में मखाने ही बोलते बोलते हैं। तो बिहार की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इसके लिए बोला था, और ये जो है मिल भी गया है जीआई टैग इसको। तो अभी मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, क्यों? क्योंकि अभी हमारे भारत में मखाने, जैसे इंग्लिश में फॉक्स नट्स कहते हैं, उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, वो भी बिहार में, क्योंकि बिहार में ही इसका कंजम्पशन सबको सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो ये एक मिथिला मतलब मखाने बोर्ड रहेगा। ये अभी ही हमारे बजट के दौरान बताया गया है, और 100 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएंगे, जिसके तहत ये पूरा 100 करोड़ में डेवलप कराया जाएगा। ठीक है। मखाने जो होते हैं ना, वो आपको ब्लैक डायमंड के रूप में जाने जाते हैं, इन्हें ब्लैक डायमंड के रूप में बोलते हैं। और बिहार में भारत का 90% जो मखाने होते हैं ना, वो वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि दरभंगा में मधुबनी। मधुबनी तो आपने सुना होगा ना, मधुबनी पेंटिंग्स भी बहुत फेमस है। तो मधुबनी में इसका काफी प्रोडक्शन होता है। और कटिहार में, पूर्णिया, अरारिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, उसके अलावा असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे भी ग्रो होता है। जिसको ग्रो करने के लिए, मखानों को अगर आपको ग्रो करना है, तो 20 से 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होगा। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग जो है, जो बिहार के एयरपोर्ट्स है, वहां से इसको बाहर भी भेज सकें। ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये स्टेप हमारा इस बार लिया गया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे देश में ऑलरेडी बहुत से बोर्ड्स बने हुए हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो देश में कॉफी का बोर्ड बना हुआ है। ठीक है। टी का बोर्ड बना हुआ है। रबर का बना हुआ है, कॉटन का बना हुआ है, जूट का बना हुआ है। इस बार मखाने का भी हो गया, है ना। अब आप कहोगे मैम ये कॉफी बोर्ड है तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? क्योंकि कॉफी बोर्ड है, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा कि भाई इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, क्या चीज है। तो देखिए, वहीं पर हेडक्वार्टर्स होते हैं जहां पे इसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो आप याद करो, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ उगती है? कर्नाटका में। और कर्नाटका की सबसे जो एक वो सिटी है, उसकी कैपिटल वो कौन सी है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स है। फिर आप कहोगे मैम टी बोर्ड के भी बता दो आप। तो टी बोर्ड के भी हेडक्वार्टर्स लिखिए सभी लोग। टी बोर्ड, हमारा देश अच्छा खासा ग्रो करता है टी को, इसलिए जरूरी थी इसके बनाने। आप कहोगे मैम चाय का नाम सुनते तो दार्जिलिंग दिमाग में आता है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको पता है ना, हेडक्वार्टर्स उस जगह पे होते हैं जो सिटी सबसे ज्यादा उस स्टेट में डेवलप्ड होती है। तो इसलिए इसके हेडक्वार्टर्स रखाए गए हैं कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। रबर, रबर सबसे ज्यादा भारत जो है उगाता है, मतलब कहाँ उगाता है रबर बोर्ड के जो है, हम लोग कहाँ पे सबसे ज्यादा उगाते हैं? केरला में। ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स भी केरला की एक जगह कोट्टायम में है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे मैम कॉटन और जूट भी फटाफट बता दो, हम लिख लेते हैं। तो लिखिए भाई, कॉटन बोर्ड, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? क्योंकि कॉटन जो है ना, ये इंडिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है उसके ऊपर। तो हम लोगों ने इसके हेडक्वार्टर्स, क्योंकि जहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, तो महाराष्ट्र की जगह है मुंबई, नवी मुंबई, वहां पे इसके कपास भवन बनाया हुआ है। और जूट तो आप जानती हो वेस्ट बंगाल में उगता है, तो कलकत्ता में बना दिया। और मखाने का भी बना रहे हैं बिहार के अंदर, है ना। और अगर आपको याद हो, तो टर्मरिक बोर्ड भी बना चुके हैं हल्दी के लिए भी। तो टर्मरिक जहां पे सबसे ज्यादा उगती है साउथ में, तेलंगाना में। तो तेलंगाना के निजामाबाद में, तेलंगाना, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। तो जरा ये भी अपने नोट्स में अच्छे से ऐड कर लेना, क्योंकि ये चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए, बहुत अच्छे से कर लिया आप लोगों ने। और एक बात, टी, कॉफी, रबर, मखाने और टर्मरिक, ये 5 जिनमें मैंने टिक करा है, ये हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो वाणिज्य मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जबकि कॉटन और जूट, ये आपको पता है कपड़ा होता है, टेक्सटाइल होता है।
तो ये जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, उसके अंडर आता है। तो एक ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, कपड़ा मंत्रालय उसके अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा ये वाला टॉपिक हुआ है कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। ये आप देख लो भाई, ये हमारी सरकार द्वारा जारी किया गया है, पीआईबी से लिया है मैंने। इस बोर्ड में जो है मखाने से जुड़ी हुई स्कीम्स वगैरह का फायदा लोगों तक पहुंचाया जाएगा और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके सारे काम किए जाएंगे। क्योंकि मखाने जो है इसको आप रोस्ट करके खाते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं और फेरोक्स प्लांट से निकाले जाते हैं, इम्प्योरिटीज से हटा करके हैंड पिक किए जाते हैं, ठीक है, और काफी फ्रेश ही हमें मिलते हैं ये। अगला क्वेश्चन है रेलवेज के ऊपर, क्योंकि टॉपिक जो है ना वो रेलवेज से जुड़ा हुआ है, तो मैंने एक उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा है। भले ही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको उसके बाद देने वाली हूँ ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है ना, मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि मैं क्यों दे रही हूँ ये क्वेश्चन। क्योंकि अभी हमारी एक ऐप लॉन्च की गई है जो कि हमारे जल्दी हमारे फोन्स में आ जाएगी, स्वरेल ऐप। अभी तक क्या है, अगर आपको ट्रेन का कोई भी डेटा निकालना है तो आप क्या कहाँ जाते हो? जैसे मैं अगर बताऊं मुझे ट्रेन का कोई ये देखना है, लाइव स्टेटस देखना है कि ट्रेन कैंसिल है या कुछ भी है, वैसे तो गवर्नमेंट भी खुद से इंफॉर्मेशन भेजती है, लेकिन एक ऐप है ना वेयर इज माई ट्रेन करके, मैं तो उससे देखती हूँ। आप हो सकता है किसी और जगह से देखते हो, पर मैं इससे देखती हूँ लाइव स्टेटस, वेयर इज माई ट्रेन करके। पूरी नोटिफिकेशन से पता चल जाता है कहाँ पे है ट्रेन और क्या हिसाब है। अभी क्या है कि सरकार एक अपनी खुद की एक और ऐसी बढ़िया ऐप लॉन्च कर रही है स्वरेल के नाम से, जिसपे क्या होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी इस ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इस ऐप पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जिसमें सारी चीजें जो भी है आपको एक ही टाइम पर एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ट्रेन कहाँ पर है, कहाँ गई है, किस रीजन में है, मतलब हर एक चीज की इंफॉर्मेशन इस ऐप से मिलेगी, ठीक है। तो रेलवेज मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, इसलिए मैंने आपको रेलवे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो मैं आपको अब रेलवे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करवा रही हूँ, वो आप देखोगे। क्वेश्चन है कि जो रेलवे में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आपने देखा होगा आरपीएफ, है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, क्या यही सारे काम देखती है? आरपीएफ सभी पहलुओं, सभी जो भी सुरक्षा के पहलू है उनके लिए जिम्मेदार है। तो ऐसा है, बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है ये, केवल ये नहीं करती, और भी देखते हैं साथ में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑल एस्पेक्ट्स गलत है। सिक्योरिटी करती है वो ठीक होता, लेकिन सारा कुछ यही देखती है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आरपीएफ एक आर्म्ड फोर्सेस है, मतलब सशस्त्र बलों वाली फोर्सेस है, और आरपीएफ जो है वो बहुत तरीके से सारा काम संभालती है। असल में जो आरपीएफ है ना, इसका पहले नाम आरपीएफ हुआ भी नहीं करता था। पहले इसका नाम जो है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ही पूछा है, अभी पता है आरपीएफ का नाम भी बदल दिया गया है। तो इसलिए मैं आपसे ये जो पूरा क्वेश्चन है ना वो पूछ रही हूँ आरपीएफ से जुड़ा हुआ। तो आप लोग इस पे को पहले तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को अच्छे से पढ़ो, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले तो ये चीज कि ये क्या है, और फिर मैं इसकी आपको हिस्ट्री बताती हूँ। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी आरपीएफ, उसके बाद हमारी सरकार ने भी जो है आरपीएफ, आरपीएफ तो एक्चुअली में लॉन्च नहीं करी थी सरकार ने, पहले जो है वो अलग एक जो है लॉन्च करी थी। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर आरपीएफ का एक अलग से इसमें प्रावधान जोड़ दिया। तो इसमें आप ये पढ़ सकते हो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक लिखी है, अभी नाम बदला गया, सेकंड वाली गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो ये अभी एक ऐप है, ये आप याद रख सकते हो। बढ़ते हैं अगला, हमारी जो ईस्टर्न नेवी कमांड है उसके आपको हेडक्वार्टर्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ईस्टर्न नेवी कमांड जो पूरी बनाई गई, ईस्टर्न नेवल कमांड जिसे हम कहते हैं नेवी की, तो इससे क्वेश्चन आते हैं ये हेडक्वार्टर्स कहाँ है और क्या है। तो इसका आंसर क्या है, कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स है? विशाखापट्टनम। ये ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जबकि टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। टॉपिक ये है कि भाई हमारा एक फोर्ट विलियम हुआ करता था, ये फोर्ट विलियम आपने ब्रिटिश ऑफ टाइम के नाम पे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा।
वहां से अब नाम जो है ना फोर्ट विलियम का चेंज करके विजय दुर्ग रख दिया गया है। वहीं पर एक किचनर हाउस हुआ करता था, उसका नाम मानिक शाह हाउस है। सेंट जॉर्ज गेट का नाम शिवाजी गेट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया था 1781 में। जो उस समय यहाँ पर जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन से हुआ करते थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो उसके टाइम पर ये जो है बनाया गया था। अभी इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया विजय दुर्ग, मराठा फोर्ट से इंस्पायर होके। ठीक है, ये फोर्ट विलियम जो हुआ करता था ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए मेन प्लेस हुआ करती थी। अब ये चीज जो है वो चेंज हो चुकी है। तो फोर्ट विलियम भी था एक, और फोर्ट विलियम कॉलेज भी हुआ करता था। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज अलग है लेकिन ये फोर्ट विलियम अलग है। ठीक है ना, हेस्टिंग्स के टाइम पे बनाया गया था हुगली रिवर के किनारे। और जैसे ब्रिटिशर्स की बॉम्बे में हुआ करते थे, मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट था, बॉम्बे में बॉम्बे कैसल था, ऐसे ही फोर्ट विलियम एक और अलग से यहाँ पर बनाया गया था। अब इसका नाम बदल के जो है क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। अच्छा, ये जो फोर्ट विलियम है आज के टाइम पे इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ईस्टर्न आर्मी की कमांड पे। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो नेवी के ऊपर था। ठीक है, ध्यान रखना। ये आर्मी के हेडक्वार्टर्स एक टाइप ऑफ कमांड का मतलब होता है, वहां पे हेडक्वार्टर्स टाइप हो रखे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, सिराजुद्दौला। अगर आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है शुरुआत की, तो आपने ये सब फैक्ट्स जो है वो कंप्लीट किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, डब्ल्यूएचओ के ऊपर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, डब्ल्यूएचओ अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के अंडर आती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे ही क्वेश्चन है कि इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1948 में बनी थी। यूएन की ऐसी एजेंसी जो सबकी जो है वैश्विक रूप से कल्याण, कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिए बनाई गई है। और रशिया और अमेरिका अभी दोनों ही यहाँ से हट चुकी है। ये क्वेश्चन है। तो देखो बिल्कुल सही बात है, 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था इसको, तभी 7 अप्रैल को हम लोग स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। यूएन के अंतर्गत आती है। फर्स्ट बिल्कुल सही लिखा है। सेकंड भी सही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। तीसरा गलत है क्योंकि यूएस ने तो कर दिया, ट्रंप के आने के बाद यूएस ने तो विड्रॉ कर लिया, पर रशिया अभी भी हिस्सेदार है। तो थर्ड गलत हो जाएगा। और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यूएसए के देखते देखते अर्जेंटीना ने भी अपने आप को इससे विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, विड्रॉ का मतलब क्या होता है? अपने आप को वापस ले लिया, अपना यहाँ से हटा दिया अपने आप को। ठीक है, ये देखो पिक्चर, मिलई ऑर्डर्स विड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। मिलई कौन है? ये है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। तो अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर लिया है, सेम जैसे यूएस के उन्होंने भी किया है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक बड़ा न्यूज में आ गया कि अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया, इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों कर लिया। तो ये अभी हाल फिलहाल की न्यूज चल रही है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं जरूर बता दूं इसके बारे में, क्योंकि आप लोगों को ये पढ़ना जरूरी है। तो यूएसए और अर्जेंटीना दोनों ने कर दिया है। ठीक है, इन्होंने यही बोला है कि यूएसए ने भी यही बोला कि यूएसए जो है वो डब्ल्यूएचओ को, जो डब्ल्यूएचओ का पूरा बजट है उसका बजट का 20% तो अकेला यूएस से ही देता है। तो उन्होंने कहा इतना खर्चा हम इसमें दे रहे हैं और ये जो है उस मतलब, अब मैं दूसरे वर्ड क्या बोलूं, उस लायक नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि जितने भी प्रोग्राम हैं वो उतना अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं। और कोविड के समय हमने इनका देख ही लिया है क्या हाल रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई अभी के टाइम पे। तो इस तरीके से प्रोग्राम्स चला रहे हैं जिनके कारण प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इससे विड्रॉ कर लिया गया है। तो डब्ल्यूएचओ 194 मेंबर्स हैं इसके अंदर। और ये एक पहली यूएन की ऐसी एजेंसी जिसमें सारे मेंबर्स जुड़ गए थे, जिनका मतलब टोबैको के लिए के और दिमागी हालत के जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे जुड़ी हुई चीजों को करना ये इनकी जिम्मेदारी रहती है। बाकी कोविड के समय उतना अच्छे से काम नहीं कर पाई, जिसके कारण इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है सवाल भी उठाए गए हैं। अर्जेंटीना वैसे पता है एक और चीज के लिए न्यूज में था, ब्रिक्स में भी अर्जेंटीना को जुड़ना था, BRICS है ना, जिसमें अब और जुड़ चुके हैं। लेकिन अर्जेंटीना को भी जुड़ना था, अर्जेंटीना इसमें भी नहीं जुड़ा। तो अर्जेंटीना इन चीजों के लिए न्यूज में चल रहा है। और अर्जेंटीना है कहाँ पर? ये साउथ अमेरिका में है। ब्राजील के साथ काफी इनकी जो है प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके से है। और इनका यही कहना है कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट का, कि कोविड-19 के समय ये जो है थोड़ा सा चाइना की तरफ झुकाव ज्यादा रखा है और हमें जो है इसका सही जवाब नहीं दिया है, तो इसके कारण हम इससे हटा रहे हैं। तो वही है कि यूएसए का जो कंट्रीब्यूशन आता था वो सब नहीं आएगा यहाँ पे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और
इन्होंने ये भी बोला है यूएसए ने कि कोविड-19 को मिस हैंडल किया है, सही तरीके से हैंडल ही नहीं करा है और चाइना से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और चाइना से की तरफ झुकाव ज़्यादा रखा है और रिफॉर्म्स करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से और आप सोच रहे हो क्या कोई भी ऐसे विथड्रॉ कर सकता है? क्या इंडिया भी कर सकता है? तो बिल्कुल, डब्ल्यूएचओ का जो पूरा संविधान लिखा गया उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आपको हटाने के लिए कुछ प्रावधान हो, कुछ भी नहीं है, आप कभी भी हट सकते हो वहाँ से। यूएसए ने 1948 में तो जॉइन कर ही लिया था, ठीक है? तो अ, और बाद में फिर इन्होंने अपने आप को हटा दिया। अब इनको फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा और क्या। यूएसए भी बोल रहा है हम पे भी बहुत बर्डन आता है तो ठीक है अब इस तरीके से है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आता है एक्सरसाइज एक्विवरीन। ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि दो देशों के बीच में होती है। जैसे कि हर बार मैं आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करा दी क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई एक्सरसाइज हो रही होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले बार सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में भी बताया था। तो अभी 2024-25 की एक्सरसाइज हुई है। तो क्वेश्चन है कि भाई इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। अच्छा मैं तो आंसर ही बोल दिया गलती से। इंडिया और इंडोनेशिया लिखा हुआ है, वैसे असल में ये गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर है ये मालदीव्स के साथ होती है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। बाकी इसका जो कार्य होता है वो बिल्कुल सही है, आतंकवाद विरोधी चीजों को हटाना और जो भी क्षमता है उसको बढ़ाना। इस बार की जो ये एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 2025 का एडिशन अभी है वो क्या हमने किया है उत्तराखंड के चौबाटिया में? नहीं, ये मतलब करते हैं एक बार वहां एक बार यहाँ होती है, लेकिन ये इस बार यहाँ नहीं हुई है, इस बार मालदीव्स में हुई है। तो कुछ इसी प्रकार का, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैं 3-4 फैक्ट्स में आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन बनाती हूँ ताकि मैं आपको 3-4 फैक्ट बता सकूं। तो इसलिए गलत लिखा है थर्ड स्टेटमेंट, तो एक ही सही है सिर्फ सेकंड वाली, ठीक है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बाकी इसमें गलत दी हुई है। और एक्विवेरिएंट, एक्विवेरिएंट शब्द पता है क्या है? एक्विवेरिएंट शब्द का अर्थ जो है ना, दिवेही भाषा में मित्र होता है, फ्रेंड होता है, ठीक है? तो दिवेही जो है ना वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जो कि मालदीव्स में बोली जाती है। हमारे लक्षद्वीप के पास पास पड़ते हैं ना, तो वहां पे भी ये लैंग्वेज बोली जाती है, जिसके कारण हम लोगों ने ये शब्द वहां से लिया है। क्योंकि ऐसा होता है कि शब्द हम इस तरीके से देते हैं, जैसे कि हम यूएसए के साथ करें तो वज्र प्रहार हम एक्सरसाइज रखते हैं, ताकि मतलब हमारे शब्द भी वहां तक पहुंचे। अच्छा ये वाला जो है ना 2025, ये गलत है, 2024 में यहाँ पे हुई थी, 2023 में हुई थी, यहाँ पर 24 में तो हुई नहीं, 2023 में हुई थी चौबाटिया उत्तराखंड में, इसलिए मैंने ये दिया था यहाँ पर, बताना भूल गई। और अभी का जो है वो वो मालदीव्स में। हर बार ऐसे ही होता है, एक साल वहां एक साल यहाँ, इस तरीके से नेवी जाती है और वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आती है, तो दोनों मिलकर के करते हैं। मॉलडीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस वहां की, हमारी भी यहाँ से जाती है, दोनों मिलके इसको जो है वो एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। और जरूरी भी है, इससे क्या है कोऑपरेशन इंक्रीज होता है दो देशों के बीच में, बढ़िया रहती है, ये चीजें होनी भी चाहिए, हर बार चलती रहे तो अच्छा रहता है। बाकी इंडिया और मॉलडीव्स के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है नेवी की ही, वो है एक्सरसाइज एकता। वो बात अलग है कि अभी तो नहीं हो रही है, एक एक्सरसाइज एकता, वही वही एकता भी आप मीनिंग समझ ही गए हो, ठीक है? और मतलब वही है कि गोताखोरी नहीं रोकना, मतलब लड़ाकू जो होते हैं वो शूटिंग करते हैं और मरीन कमांडो वगैरह सब मिलकर आते हैं और इस तरीके से अभ्यास करके दोनों देश आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं। जबकि अभी तो काफी रिश्ते जो है वो खराब से हो गए हैं, अच्छे खासे रिश्ते नहीं चल रहे हैं जब से वो लक्षद्वीप वाली कंट्रोवर्सी हुई है। तो प्रॉब्लम्स तो काफी सारी आई थी, लेकिन ठीक है वो प्रॉब्लम्स आई हैं तो सुधर भी जाएंगी धीरे धीरे करके चीजें, सुधर रही हैं, कगार पे है सुधरने की। बाकी देखो कि दो देशों के बीच में संबंध, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ संबंध हम ही सुधारना चाहते हैं, ठीक है, या हम बिगाड़ रहे हैं, दोनों देशों के कुछ ना कुछ रहते हैं इसके अंदर, तो उनको भी हमारा साथ देना पड़ेगा और हमको भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम ही सिर्फ करते जाए वो कुछ ना करें, ठीक है? तो दोनों ही अगर साथ दे, दोनों ही सही तरीके से करे, तभी सिर्फ फायदा है दोनों देशों के बीच में। तो इस तरीके से है ये, ठीक है? तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, बाकी आप लोगों से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, या आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है? 2 फरवरी को हुई थी एक्विवेरिन एक्सरसाइज, 2024-25 की एक साथ ही हुई, क्योंकि 24 में हुई नहीं तो एक साथ ही करवा दी गई है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें जो है याद करनी है। बाकी यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी आप सभी लोग ये सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, क्वेश्चन कराए गए हैं, सभी को पढ़िएगा।
और सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। बाकी अगले हफ्ते के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर अगले हफ्ते मिल जाएंगे। जो पिछले वाले थे उनको रिवाइज करना मत भूलना। ऐसा नहीं करना कि आप भूल जाओ, रिवीजन करते रहना, रिवीजन को स्किप मत करना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।